मेडिकल साइंस का क्षेत्र लगातार तरक्की कर रहा है। आए दिन नई रिसर्चेस हो रही हैं, नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के क्षेत्र में भी कई सारी टारगेटेड थेरेपीज और सर्जरीज नई उम्मीद दे रही हैं मरीजों को। तो आज हम हेलो डॉक्टर सेगमेंट में खास तौर से बात करने वाले हैं किडनी कैंसर को लेकर, और साथ ही ये समझने का प्रयास रहेगा कि किडनी कैंसर के इलाज में इम्यूनोथेरेपी का क्या रोल रहता है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु वर्मा का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एकेडमिक हेड नेफ्रोलॉजी VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर विनीत तलवार का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली से। तो डॉक्टर हिमांशु, आपसे शुरू करते हैं। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी कैंसर का इंसिडेंस कितना कॉमन है और क्यों कैंसर आ जाता है किडनी में? देखिए, किडनी कैंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ द ऑल ऑफ द कैंसर्स है। मतलब उसका इतना बहुत कॉमन कैंसर नहीं है। 2% के आसपास जो सारे कैंसर्स होते हैं, और इसमें सबसे कॉमन जो है उसको कहते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा। कुछ कैंसर जो है बच्चों में भी देखे जाते हैं, कुछ जीन म्यूटेशंस हैं जैसे कि विल्म्स ट्यूमर वगैरह। अब कैंसर आने का जो रिस्क फैक्टर है वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर पोल्यूशन की बात करें या स्मोकिंग, अल्कोहल। कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक वर्कर्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले एनिलीन डाइज हैं, एस्बेस्टस, कैडमियम। ये वर्कर्स इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से भी ये कैंसर्स का है। किडनी डिजीज के जो पेशेंट्स हैं दे आर इम्यूनोसप्रेस इफ दे आर ऑन लाइफ लॉन्ग हीमोडायलिसिस, मतलब लंबी डायलिसिस पे हैं तो इम्यूनिटी डाउन है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कैंसर डेवलप करने के लिए। कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन होती हैं जो पेशेंट्स ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं अदर, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। ओके डॉक्टर विनीत, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंडिया में आप किडनी कैंसर को कैसे देखते हैं, और मरीज क्या समय पर आ जाते हैं आपके पास? देखिए, अमूमन ये देखा गया है कि कैंसर का कोई ऐसा विशेष लक्षण नहीं होता। तो कोई भी प्रॉब्लम शरीर में आती है और 3 से 4 हफ्ते आप नॉर्मल इलाज करते हैं, उसके बावजूद भी बीमारी जो है आगे बढ़ती है, तो एक हम अपनी भाषा में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। वो दिमाग में आता है कि क्या ये कोई और असाधारण चीज़ तो नहीं है। तो उसके बेसिस पे तो फिर वी डिग इन डीपर, वी डू स्पेशल टेस्ट एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉज। तो रीनल कैंसर में जनरली जो होता है, मनुष्य को पेट में दर्द हो सकती है, लेफ़्ट या राइट फ्लैंक में, कभी पेशाब में खून भी आ सकता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसा कोई वो सटीक वो कारण नहीं होता कि आपके पास ये कारण है तो आपका जो है रीनल कैंसर है। जी बिल्कुल। यदि आप भी आज किडनी कैंसर पर और विशेष तौर पर इम्यूनोथेरेपी पर सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर विनीत तलवार से, डॉक्टर हिमांशु से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड है और नंबर है 23097532। 011 इज़ द कोड एंड नंबर इज़ 23097532। डॉक्टर विनीत, जब हम टेक्नोलॉजीज़ की बात सुनते हैं किसी भी कैंसर को क्योर करने में, तो थोड़ा बताइए, अगर हम इतिहास में देखें कि कैसे कीमोथेरेपी बहुत दशकों पहले आई, फिर टारगेटेड थेरेपी, और फिर जब आप इम्यूनोथेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं तो इम्यूनोथेरेपी इनसे कैसे अलग है? देखिए, इसमें मैं सबसे कॉमन जो उदाहरण है वो देता हूँ आम के पेड़ का। अच्छा। सपोज़ हमारा शरीर एक आम के पेड़ की तरह है और उस पर जो आम लगे हैं वो कैंसर है, हमें उनको तोड़ना है। तो पहले जो था अबाउट 15-20 साल पहले जब कीमोथेरेपी होती थी तो हम ऐसा करते थे जैसे अपनी जेब में पत्थर भर लिए खूब सारे और दे धनाधन पत्थर मारते रहे इस उम्मीद में कि वो आम टूट जाए। बट इन दैट प्रोसेस क्या होता था कि आप पत्तों को भी नुकसान देते थे, डंडियों को भी। सो दैट ट्रांसलेट्स इनटू द फैक्ट कि जब आप कीमोथेरेपी देते हैं तो कैंसर सेल्स को भी नुकसान होता है, साथ साथ जो उसके आसपास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको भी नुकसान होता है। देन केम टारगेटेड थेरेपी। तो जो कैंसर सेल होता है उसके चारों ओर कुछ टारगेट्स होते हैं, तो ये टारगेटेड दवाई जाके वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है तो कैंसर सेल फट जाता है। दैट मीन लीड्स टू कैंसर सेल किल। अब यू एम्प्लॉय दैट टू मैंगो ट्री,
आपने सीढ़ी ली, पेड़ पे चढ़े, ओके कैंची ली, आम की टहनी गए, उसको कट कर दिया, तो आपने चारों ओर जो डंडियां हैं, जो पत्ते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इफ़ यू गिव कीमोथेरेपी, इफ़ यू गिव टारगेटेड थेरेपी, द इफेक्ट माइट बी द सेम, बट जो साइड इफेक्ट्स हैं टारगेटेड थेरेपी में 50% आ जाते हैं। ओके नाउ यू कम टू इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में बॉडी के अपने जो फाइटर सेल्स होते हैं उनको टी बोलते हैं, टी सेल, टी फॉर टाटा, टी सेल्स। ओके सो टी सेल्स नॉर्मल इंडिविजुअल में अगर 100 होते हैं, अगर आप वो इम्यूनोथेरेपी का इंजेक्शन लगा देते हो तो वो पेशेंट में जो है इट बिकम्स 10 फोल्ड और 100 फोल्ड, और वो जाके जहाँ कैंसर सेल होता है उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसको किल करने की कोशिश करता है। लाइक यू हैव एनी वायरल इन्फेक्शन, तो खांसी जुकाम में जहाँ पे वो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ये सेल जाते हैं, एकत्रित होते हैं, उसको किल करते हैं। तो पेड़ का आप उदाहरण लो तो पेड़ में है कि आपने ऐसी खाद डाली, ऐसे अच्छा। पदार्थ डाले जिससे पेड़ इतना तगड़ा हो गया कि जो आम जो था अपने आप ही पक के खुद ही गिर जाए। जी सो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, यू आर गिविंग समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके Immunotherapy, you are regenerating or rejuvenating your own body mechanism. ग्रेट एनालॉजी, right. अंडरस्टूड। डॉक्टर हिमांशु, एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन थेरेपीज तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े, किडनी जो है वो हमारी स्वस्थ रहे, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अभी से कर लेनी चाहिए और किन किन केसेस में बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है वो प्रीडिस्पोज करती है मैलिग्नेंसी के लिए, एनी टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी, में रीनल मैलिग्नेंसी भी है। अब क्रोनिक किडनी डिजीज से अगर हमें लड़ना है तो हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है प्रिवेंशन। आप कितने भी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, कितनी भी डायलिसिस कर लीजिए, वो हमेशा कम है, क्योंकि जो इसका प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। पहले 10% बताते थे, अब ये बढ़ के 14-15% तक पहुंच गया है। ओके तो उसको प्रिवेंशन के लिए आपको कुछ 4-5 स्टेप्स हैं जो हम हमेशा बताते हैं। जैसे कि आपका अगर अपना ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, क्योंकि ये दीज आर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़, तो उसको नियंत्रित रखना है, कंट्रोल करना है विद मेडिसिन, एंड दोज मेडिसिन विल कंटिन्यू फॉर लाइफ लॉन्ग, वो बंद नहीं होंगी। दूसरा है आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको एक्टिव लाइफस्टाइल, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ योगा, मेडिटेशन, माइल्ड जिम विल डू। तो डॉक्टर साहब, मान लीजिए कोई स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सरसाइज करता है, उसका किडनी की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये है कि अगर आप अपने बॉडी वेट को मेंटेन करते हैं, मसल मास आपका एडिक्वेट है, फैट्स कम है, तो आपका ये है कि जीएफआर जो है, जो किडनी का फंक्शन बताता है जीएफआर, वो इम्प्रूव होता है। बट हाँ, कोई टॉक्सिन्स नहीं लेने हैं, किसी टाइप के हार्मोन्स या मेडिसिन्स विच आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्पेशलिस्ट, वो आपको नहीं लेने हैं, वो उसका नुकसान नहीं होगा। ओके दूसरा, स्मोकिंग और अल्कोहल, इसका अब ये स्टडीज आई हैं कि इन एनी फॉर्म दे आर डेंजरस। ओके तो इन एनी अमाउंट, एनी फॉर्म दे आर डेंजरस, तो दे शुड नॉट बी यूज्ड। जी और ओवर द काउंटर मेडिसिन, जी, जैसे कि जी आपका पेन किलर्स, ये इंपॉर्टेंट है, पेन किलर्स नहीं लोग लेने हैं लेते इस रहते समय। हैं। गुलाबी नगरी जयपुर चलते हैं, जहाँ से कुमार जैन जी हैं फोन लाइन पर। हेलो, मेरा सवाल है कि ये डायबिटीज का किडनी पे कितना असर रहता है, डायबिटिक पेशेंट का? जी जी। डॉक्टर साहब। देखिए, डायबिटिक पेशेंट बहुत हाई रिस्क पे रहता है किडनी इन्वॉल्व होने के। उसमें यह है कि अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत अर्ली एज में शुरू हो गई है, सपोज 25 to 30 ईयर्स में से आप डायबिटिक हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि एक टाइम में आपकी किडनी वगैरह इन्वॉल्व होगी। उसमें है कि यूरिन में सबसे पहले प्रोटीन आने लगता है, तो वो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए आपको हर साल या 6 महीने में एटलीस्ट अपना यूरिन का टेस्ट कराना है, प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि सीरम क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया आता है। ओके तो डायबिटीज़ जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज़ है वर्ल्ड वाइड। सो उसका अगर पेशेंट है तो उसको बड़े नियंत्रण से अपना शुगर और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं टू डेवलप एनी फॉर्म ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट। जी बिल्कुल, और अच्छी सेहत के लिए जैसे हम कहते हैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, तो इसका मतलब जो आपने मैंगो पेड़ वाला एग्जांपल दिया था, बिटवीन द थ्री इम्यूनोथेरेपी प्रॉब्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी कैन हैव। पर ये बताइए, अब जब आज़ादी के रंग घुलने लगे हैं और 80th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो क्या इम्यूनोथेरेपी मेड इन इंडिया भी बन पाई है ये पूरी विधा? हाँ, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हिंदुस्तान में भी अब इम्यूनोथेरेपी बनने लग चुकी है।
और जैसे जैसे ये दवाइयों के पेटेंट्स ऑफ हो रहे हैं तो कुछ दवाइयाँ हैं जिसे हम बायोसिमिलर्स बोलते हैं, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम नहीं होती बट उसके साथ मिलती जुलती है, वो बनने लग गई। तो अगर किसी दवाई की वैल्यू जो है x है, अगर इंडिया में बनती है तो इट इज़ 0.1x, मतलब उसका 10% या 20% कॉस्ट पे बन जाती है, ताकि हम उसको ज़्यादा लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी इज सेम। क्वालिटी इज सेम। ओके। अब आप देखिए ना, हिंदुस्तान कितनी सारी दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स। तो यानी दाम कम दम ज़्यादा। बिल्कुल। ओके। लेकिन डॉक्टर विनीत, जब हम थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं, या कीमोथेरेपी हो गई या टारगेटेड थेरेपी हो गई, या फिर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी की, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन से मरीज़ को कौन सी थेरेपी दी जाए और क्या वो उसको झेल पाएगा कि नहीं? देखिए, ये जो होता है, पहले कोई भी दवाई जो मार्केट में आती है 10-15 साल जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुजरती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल, ओवर थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ये दवाई देखी जाती है। ये ट्रायल्स होते हैं, एक फ़ेज़ 1 ट्रायल होता है, एक फ़ेज़ 2 ट्रायल होता है, एक फ़ेज़ 3 ट्रायल होता है। उसके ऊपर हम देखते हैं कि दवाई की कितनी कामयाबी है, कितनी टॉक्सिटी है, कितना जो है मनुष्य में काम कर सकती है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये लागू है, ये नहीं है। ओके। किडनी कैंसर में जो है कीमोथेरेपी का रोल बहुत न्यूनतम है। ओके। बेसिक जो किडनी कैंसर में ट्रीटमेंट है दैट इज टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी। ओके, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर है 50 प्लस हैं, जी। तो उनका जो है वो डिसीज का दिक्कत होता था, और पिछले साल हमने उनका टेस्ट वगैरह करा, तो जब भी कुछ खाते हैं ना सर, जी। तो हमेशा उनका जो है पेट हमेशा वो फूला जैसा रहता है। जी। तो क्या सर ये भी एक कोई कारण है क्या? जी डॉक्टर हिमांशु। देखिए, अगर खाने के बाद तो कुछ जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं, पेट में प्रॉब्लम है, कुछ गैस बन रही है, तो इसके लिए तो आपको एक बार किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जो पेट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाएं, क्योंकि वो लगता है कि कोई आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है या पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक जनरल हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप तो कराएंगे, उसमें पता लगेगा कोई और एसोसिएटेड कंडीशन है या नहीं है, बट इससे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई किडनी का कैंसर या किडनी डिजीज का कोई लक्षण। डॉक्टर साहब, किडनी कैंसर की आप डायग्नोसिस कैसे करते हैं? वहाँ कौन से टेस्ट करते हैं? देखिए, किडनी कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो बड़ी इंसिडेंटल है, जैसे आपने बताया, कोई सिम्टम जनरली स्टेजेस में होते नहीं है। अच्छा। ओके। कभी इंसिडेंटली आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी चीज़ के लिए, सीटी स्कैन कराया, तो एक मास आ गया किडनी के अंदर। अच्छा। लेट स्टेजेस में थोड़ा कभी कभी पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ जाता है, इसको हेमाचूरिया बोलते हैं, वो दिखता भी है कई बार माइक्रोस्कोपिक होता है, दिखता नहीं है, कई बार मैक्रोस्कोपिक होता है जो दिख जाता है। दूसरा, लो बैक पेन रह सकता है, वेट लॉस है, अनइंटेंशनल वेट लॉस। आपने ब्लड हीमोग्लोबिन कराया, वो लो आ रहा है, कोई ऐसा कारण नहीं मिला। तो यही सब चीज़ें हैं जो ये इशारा करती हैं कि किसी तरीके का कोई बॉडी में डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरी तरीके से। ओके। जो आपने अभी जिक्र किया कि किडनी में अगर कोई मास दिख गया, तो क्या हमेशा वो कैंसर की तरफ ही इशारा होगा कि कोई और सिचुएशन भी हो सकती है? देखिए, किडनी में अगर कोई मास है तो उसमें एक तो सिस्ट होते हैं, कुछ बेनाइन जिसको कहते हैं, जो कि कुछ नुकसान नहीं करते। कुछ मास में यह है कि कुछ कैंसरस होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस भी होते हैं, जिसको एडिनोमा कहते हैं, जो कि कैंसर नहीं है, लेकिन हाँ उसमें वैस्कुलरिटी होती है, तो उससे कभी कभी ब्लीडिंग ब्लड आ सकता है यूरिन में। तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए यही इन्वेस्टिगेशंस हैं, आपका सीटी स्कैन है, एमआरआई है, और इवन बाद में वैसे इतना इंडिकेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी मांस की बायोप्सी भी करी जा सकती है फॉर कंफर्मेशन। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे डॉक्टर तलवार, सुनने में आता है कि शरीर के किसी भी ऑर्गन में, खुदा ना खास्ता, लेकिन कैंसर हो सकता है, तो कौन से बॉडी ऑर्गन्स हैं जहां पर इम्यूनोथेरेपी ज़्यादा कारगर है, और फिर इसका प्रोसेस क्या रहता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अंदर अब तो शुरुआत में जो था इम्यूनोथेरेपी जब आई थी, तब मैलिग्नेंट मेलानोमा जो था, स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें थी कामयाब। अब विभिन्न अंगों में टेस्ट किए गए हैं और काफ़ी सारे
जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है? मान लो किडनी कैंसर है तो इम्यूनोथेरेपी की मैकेनिज्म क्या रहेगी? सो किडनी कैंसर में पहले तो हम देखेंगे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया स्कैन्स करेंगे, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बीमारी का नाम, जो हम बायोप्सी से पता करते हैं। बायोप्सी के बाद जब उसका नाम पता लग जाता है तब उसका हम फैलाव देखते हैं कि शरीर में कितना फैलाव है। उसको बोलते हैं हम स्टेज ऑफ द डिजीज़, जो स्कैन्स करते हैं, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, या आजकल पेट सीटी होल बॉडी है उससे करके, तो जो नाम है और जो स्कैन्स है दोनों को जोड़ते हैं, स्टेज बन जाती है। स्टेज बताती है हमें क्या करना है। जी। अर्ली स्टेज है, 4 स्टेज होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 में हम उसको निकाल देते हैं बाहर, ओके। सर्जरी करते हैं। स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 4 के अंदर जो होता है वहाँ पे हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और अ कॉम्बिनेशन वी कैन यूज़। ओके। महाराष्ट्र से हमारे साथ अनिल जी जुड़े हैं। नमस्कार अनिल जी, क्या सवाल है आपका? जंक फूड या खाने पीने से किडनी से कुछ असर होता है क्या, या खाने पीने से डायरेक्टली किडनी का कुछ रिलेशन है क्या? ये बताइए अनिल जी, आप जंक फूड खाते हैं कि न्यूट्रिटिव? स्पेशली बच्चों के लिए पूछ रहा था मैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल। डॉक्टर साहब? देखिए, जंक फूड खाने से डायरेक्टली तो कोई किडनी पे ऐसा, मतलब देखिए टॉक्सिन्स देखना पड़ेगा, कोई टॉक्सिन्स हैं खाने में या साफ है या नहीं। बट जंक फूड अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि कभी खाएं, वंस इन अ वीक खाएं तो ठीक है। बट अगर रेगुलर हैबिट है तो उसे लेना ओबेसिटी हो रही है बच्चों में। अच्छा। तो वो ओबेसिटी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग कॉज बन रहा है फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्योंकि होता गया कि वेट इतना बढ़ जाता है कि 90 किलो 100 kg इज बिकमिंग वेरी कॉमन। तो उसमें क्या होता है कि वो किडनीज का जो है वो उनको जीएफआर ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ज़्यादा करने की वजह से उनका लॉस होने लगता है, वो मरने लगते हैं। पोषण युक्त आहार खाएं, घर का खाना हाँ, खाएं। मतलब दिन में एक बार एटलीस्ट घर का खाना खाएं। और जंक फूड अगर खाना है तो यू कैन यूज वंस इन अ वीक, मतलब उतना तो अलाउ करना पड़ेगा। ओके। और वाटर इनटेक का क्या रोल रहता है अच्छी किडनी हेल्थ के लिए? देखिए, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, ये तो रिकमेंडेड है ही फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्थ, स्किन हेल्थ, किडनी हेल्थ, तो लेना है। लेकिन उसमें यह है कि आपको ये देखना है आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है। जैसे हम एसी में बैठे हैं तो प्यास कम लगती है, पानी कम पीते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपका यूरिन जो है इट शुड बी लाइट येलो और वाइट, ओके। इट शुड नॉट बी डार्क येलो। तो इसका मतलब है आप डिहाइड्रेटेड हैं, उसमें स्टोन्स वगैरह ये सब बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर हिमांशु, जैसे डॉक्टर तलवार ने कहा कि हम फैलाव भी देखते हैं डिटरमिन करने के लिए कौन सी स्टेज है, तो खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति को एक किडनी में मान लो कैंसर हुआ, क्या दूसरी में भी होना तय है? देखिए, रीनल कैंसर उतनी आसानी से स्प्रेड नहीं करता। किडनी के अंदर पहले ब्लड वेसल्स में, जैसे कि सर ने बताया स्टेजिंग में है कि 3rd स्टेज में ब्लड वेसल्स में जाएगा, लिम्फ नोड्स में जाएगा, 4th स्टेज में आपका ब्रेन में या बोन्स में जा सकता है। तो अगर एक में डिटेक्ट हो गया है तो इट शुड बी रिमूव्ड। अगर वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है तो लोकली स्प्रेड है, यू कैन रिमूव इट। लेकिन अगर वो मेटास्टेसिस हो गई है, अगर बॉडी में और दूसरी जगह पहुंच गया है, तब तो आपको टारगेटेड थेरेपीज वगैरह ही तो देनी इसका होती मतलब है। डॉक्टर साहब जो आपने बताया, अगर 4 स्टेज हैं, अगर जल्दी स्क्रीनिंग की तो 1 और 2 में इम्यूनोथेरेपी नहीं करनी है, 1 और 2 में सर्जरी करनी है। रीनल कैंसर में स्क्रीनिंग नहीं होती। अच्छा। स्क्रीनिंग होती है उन कैंसर्स में जहाँ पे इट इज़ हैविंग कॉस्ट बेनिफिट एंड इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ओके। क्योंकि यू आर डूइंग इट ओवर crores of population, so you have to justify the cost and you have to justify the side effects of the investigations also. Suppose you do a CT scan, शरीर के ऊपर इतनी रेज का प्रकोप होता है, क्या वो नॉर्मल इंडिविजुअल में जस्टिफाइड है कि नहीं है, दैट इज़ द क्वेश्चन। फॉर इंस्टेंस गैस्ट्रिक कैंसर जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं, बट जापान में क्योंकि उसका इंसिडेंस इतना ज़्यादा है उसकी स्क्रीनिंग होती है। So, if a patient comes with some problems, तो जैसा मैंने पहले बताया कोई ऐसा लक्षण नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलती आ रही है तो यू डू स्कैन्स, यू फाइंड द प्रॉब्लम, यू स्टेज इट एंड देन यू ट्रीट इट, बट स्क्रीनिंग नहीं होती। ठीक है, तो अबे भले स्क्रीनिंग ना हो, जब आपने जांच में पता लगा दिया स्टेज 1 और 2 में इम्यूनोथेरेपी नहीं करानी, उसमें अभी नहीं करते। जो एडवांस स्टेजेस होते हैं उसमें यू डू इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी। बिकॉज देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है और आपकी बोन में बीमारी आ गई, किडनी से बोन में कैसे गई? छोटे छोटे कैंसर के कण होते हैं जो
ब्लड के अंदर जो होते हैं विद्यमान होते हैं, जो कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशंस है, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन हो गया, पेट सीटी हो गया, उसमें दिखते नहीं है। जी तो वो वहाँ से किडनी से फायर होते रहते हैं और वहाँ से पूरे शरीर में सर्कुलेट होके बोन्स में फंस गए और वहाँ पे उगने लग गए। तो आपको ऐसा एजेंट देना है जो ब्लड के माध्यम से जाए, किडनी में भी जाए, बोन में भी जाए, और जो विद्यमान है, जो छोटे छोटे कण हैं, उनको जाके रोके। तो इम्यूनोथेरेपी वही इंट्रावीनस देती है दवाई। ओके, कृष्णा जी कॉल पर हैं। हेलो। मुझे थोड़ा इस किडनी के बारे में बात करना थी। हाँ जी जी पूछिए। ये दाहिने साइड थोड़ा पेन रहता है। ओके, राइट साइड। राइट साइड। हाँ। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65 ईयर। और आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, मैंने यहाँ इलाज करवाया था आपके एम्स में। जी, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मेरी MR बायोप्सी वगैरह सब हो चुकी है जी। और उसमें जो है कुछ नहीं निकला, मगर ये राइट साइड थोड़ा पेन हल्का हल्का रहता है, तो इसके लिए कोई है क्या? जी डॉक्टर हिमांशु। देखिए, राइट साइड अगर पेन आगे की साइड में है, पेट में है, क्योंकि किडनी का पेन जनरली बैक की तरफ होता है या फ्लैंक पेन होता है, तो वो किडनी क्योंकि हमारी जनरली पीछे पोजीशनड होती हैं, एक्टोपिक है तो आगे हो सकती है, या ट्रांसप्लांट की जो किडनीज होती हैं वो आगे लगती हैं। तो वो जो पेन बता रहे हैं मे बी राइट साइड में, मे बी ड्यू टू सम कोई और पैथोलॉजी हो सकती है, कुछ हाथों की दिक्कत हो सकती है, या उनको क्योंकि एज उनकी 60 प्लस है, तो दे शुड मतलब ही शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अदर सिस्टम्स ऑल्सो, सिर्फ रीनल नहीं, कोई जीआई के मैलिग्नेंसी तो नहीं है कुछ, तो उसके लिए स्टूल टेस्ट वगैरह ये सारा कुछ का करना चाहिए। जी ओके डॉक्टर, आजकल जैसे सेल प्रिजर्व करवाते हैं लोग, स्टेम सेल प्रिजर्व करवाते हैं, तो क्या इसका कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कोई भूमिका रहती है? Yes. और किडनी के ट्रीटमेंट में, किडनी कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या रहेगा? किडनी के ट्रीटमेंट में इतना एडवांसमेंट आया नहीं है, बट हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज है, जैसे लुकीमियाज हो गए, उसके अंदर कॉर्ड सेल जो होता है, कॉर्ड जो बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, उसका ब्लड निकाल के प्रिजर्व कर देते हैं, ताकि गॉड फॉरबिड उसके सिबलिंग या उसके भाई या बहन को कोई ब्लड कैंसर हो तो उसमें वो इस्तेमाल हो सकता है। ओके, पर जिसको कैंसर हुआ है, मतलब अगर मेरे सेल प्रिजर्व हुए हैं तो मुझ पर वो यूज नहीं हो सकता है? अगेन इन ब्लड मैलिग्नेंसीज उसके अंदर क्या होता है कि एक मशीन के द्वारा आपके सेल निकाले जाते हैं, उसके अंदर से जो मदर सेल्स होते हैं उसको प्लूरीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बॉडी के अंदर हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं। ओके। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास एक फार्म है, एक बगीचा है, उसके अंदर नॉर्मल प्लांट्स भी हैं और खरपतवार भी है, तो आपने पूरा ट्रैक्टर चला दिया, उससे चलाने से पहले वो जो अच्छे वाले जो बीज थे निकाल के साइड में रख दिए। पूरा ट्रैक्टर चला के आपने उसको लेवल कर दिया, फिर अच्छे वाले बीज जो मदर सेल्स थे वापस इन्फ्यूज कर दिए, इन दी होप दैट वो जो अच्छे वाले बीज हैं वो वापस उग जाएं और वो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो किल हो जाए एंड दी डिजीज गेट्स कंट्रोल। जी बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर साहब, कौन से रिसर्च के एरियाज हैं, आने वाले समय में कौन से अनसुलझे सवाल सुलझ सकते हैं किडनी कैंसर से जुड़े? देखिए, किडनी कैंसर्स में जो टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, जो सर ने बताया, मे बी इन फ्यूचर कोई वैक्सीन ऐसी बने जिससे कि मे बी इट इज़ मे बी प्रोटेक्टिव फॉर, बट उसमें यही है कि व्हाट इज़ द कितना प्रेवलेंस है, कितना कॉमन है वो कैंसर उस एरिया में, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। जी, और क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल भी बने तो इम्यूनोथेरेपी क्या महंगी है और कितने सिटिंग्स लेने पड़ते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, अगेन बात वहीं आ जाती है, स्टेज ऑफ द डिजीज़। अगर आप स्टेज 1, 2, 3 पे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड योर चांसेस ऑफ क्योर आर अप्रोचिंग ऑलमोस्ट 40 to 50%। अगर आप स्टेज 3 या 4 में आते हैं देन इट गोज़ डाउन, इट अप्रोचेज अबाउट 5 to 7%। तो हैविंग सेड दैट you know the future is bright because lot of new therapies are coming about and एक नई जो थेरेपी आ रही है वो है कार टी सेल थेरेपी, जो आपने अखबारों में पढ़ा होगा। सो उसको बोलते हैं टेलर मेड थेरेपी। आपके ओपीडी में पेशेंट आया, आपने उसका ब्लड सैंपल लिया,
उसके अकॉर्डिंगली उसके कैंसर सेल्स को डिजिटाइज कर दिया, उनके साथ आपने दूसरे जो फाइटर सेल्स हैं वो जोड़ दिए और वापस इन्फ्यूज कर दिया, so that it is specific for that individual. Right. So this is going to come in. जी बिल्कुल, तकनीक बहुत एडवांस कर रही है, एआई का ज़माना है, तो जहाँ क्योर में बहुत एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन इस बात पर बल देना होगा कि हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखें, प्रिवेंशन पर बल दें। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर हिमांशु वर्मा आपका, डॉक्टर विनीत अलवारा आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।